अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वसेब 360। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के मेहमान मुल्तान की गलियों से उठकर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले और अपना नाम रोशन करने वाले, और सबसे बड़ी बात मैं ये आपको नाज़रीन बताना चाहूँगा कि बेसिकली ही वाज फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उसके साथ उन्होंने डिबेटिंग एंड ड्रामेटिक सोसाइटी में अपना एक नाम कमाया और उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। ये एक अच्छा इम्तजाज मेरी समझ से बाहर है। हम चलते हैं ज़ैन बलोच साहब से पूछते हैं। ज़ैन बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बहुत हमें बताइएगा इसके बारे में कि ये कैसे इम्तजाज बना। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपकी इस दावत का शुक्रिया। जहाँ तक आपने बात की फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू दी सोसाइटीज़, बेसिकली जो आर्ट्स को और सोशल साइंसेस के लोग जिसमें ज़्यादा आते हैं, बट मुझे लगता है कि ये टेम्परामेंट की बात है और एक क्लैरिटी की बात है। ये शुरू से मुझे थी कि आई एम ऑलवेज़ अ पीपल्स पर्सन। नेटवर्किंग और लोगों के साथ मिलना जुलना जो है, मुझे लगता है, और ख़ास तौर पे मिलने जुलने के साथ साथ जो गुफ्तगू है, पब्लिक स्पीकिंग का जो एक स्किल है, मुझे लगता है वो मुझे बचपन से ही मिला था। तो उसकी वजह से आई वाज ऑलवेज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द डिबेटिंग, ड्रामेटिक्स। आप किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। यूनिवर्सिटी में उस वक्त हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला स्टूडेंट सोसाइटीज़ के सूरत में। उस वक्त की जो हमारे असातिज़ा थे, वाइस चांसलर थे, और फिर ख़ास तौर पे मेरे अपने घर में जो सपोर्ट थी, तो उसकी वजह से ही ये मुमकिन हो सका। और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा हसीन दौर था बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का, जब हमने उस वक्त ये इन स्टूडेंट सोसाइटीज़ को और परवान चढ़ाया था। मुझे याद है कि हज़ारों की तादाद में 2 दिन में हम अनाउंस करते थे और हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंगेज होते थे। मुझे लगता है यूथ इंगेजमेंट का जो एक सिलसिला है, ये आगाज़ ही वहीं से हुआ और फिर लोगों ने इस तरह से रिस्पांस दिया कि वो दिल करता चला गया। पर्सनली आई विटनेस्ड इट, क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़ाहिर है हम दोनों एक टेन्योर में थे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो पीएसएफ के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे मौजूद होते थे, वो भी कॉल करते थे, हम भी जाते थे उनकी कॉल पे। लेकिन जब हम देखते थे एक तरफ आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा एडिटोरियम के अंदर इकट्ठे होते थे और आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो यकीनन अच्छा लगता था। तो ये स्टूडेंट्स को एक तरह से इस तरह से गैदर करना और ख़ास तौर पे यूथ को और एक ख़ास पर्पज़ के लिए गैदर करना, ये एक मुश्किल काम होता है। इसमें आपको कहीं कोई मुश्किलात ज़रूर पेश आई होंगी, बताइएगा। आपने बड़ी मज़े की बात छेड़ दी है, क्योंकि उस वक्त ये वो दौर है जब जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स की यूनियंस थी उस पर बैन होना शुरू हुआ था और वो ख़त्म हुई थी, बट एग्जिस्ट करती थी। तो मुझे अभी भी याद है उस वक्त के एक पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा था कि यार हम जो कुछ कर लें, हमारे पास लोग कम आते हैं और तुम लोग एक दिन के नोटिस पे हज़ारों स्टूडेंट जमा कर लेते हो, कौन सी रग पे हाथ रखा हुआ है। सही। तो इनफॉर्मली उन्होंने मुझे ये भी कहा कि क्यों ना हम मिल के कर लें और हम कोई ऐसी कोलैबोरेशन कर लें कि लोग हमारी तरफ भी आए और हमारा और तुम्हारा कभी टकराव ना हो। मुझे लगता है कि जो निगोशिएशन स्किल्स का मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि जो मसल है वो तब से बिल्ड होना शुरू हुआ, और मैंने उसको ये नहीं कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। आई टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, और मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो हमने इनफॉर्मली उनको भी इंगेज करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि देखो हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम है, स्टूडेंट लीडर को क्या चाहिए होता है? स्टूडेंट लीडर को या लाइट चाहिए होती है या इज्जत चाहिए होती है। हमने कहा भाई आओ बिस्मिल्लाह, हम तुम्हें आगे की सीट पे बिठाएंगे। कोई शरपसंदी नहीं होनी चाहिए, डेकोरम आपके ज़िम्मे, प्रोग्राम की प्रोसीडिंग्स और यूथ की इंगेजमेंट और जो मैसेजिंग है वो हमारे ज़िम्मे। तो वो हमारा बड़ा एक अच्छा उस वक्त जो है वो कोलैबोरेशन हो गई थी और हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, क्योंकि शुरू में 1-2 ऐसे वाक़यात हुए थे कि उनको पसंद नहीं था हमारी फॉलोइंग होना और लोगों का हमारे पास जमा हो जाना। तो तब बदमज़गी जब हुई तो फिर हम दोनों ने मिल के सोचा कि यार इस मकसद क्या है। मकसद तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, वो ये था कि हम इंगेज अच्छा करें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स
को ऐसे मौके, ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज करें कि वो पॉजिटिव मैसेजिंग की तरफ जाएं। दैट्स वेरी गुड दैट यू पीपल केम एट अ सर्टन पॉइंट, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी भी ड्रामेटिक एंड डिबेटिंग सोसाइटी मौजूद है और वो अब भी काम कर रही है? बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हमारी मुल्तान की BZU में, बल्कि मैंने जैसे मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में आया और मैंने अपने सिग्निफाई के प्लेटफॉर्म से और दूसरे इदारों जिनके साथ मैं इंगेज रहा, तो मैंने बहुत सी फंडिंग्स जो इंटरनेशनली आ रही थी वो डाइवर्ट कराई टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कि आप ये प्लेटफॉर्म्स बनाएं। मैंने बहुत फोरम्स पे जाके इसके बारे में बात की कि आप लोग जो इंटरनेशनल डोनर यहाँ पर पैसे लाता है और वो फंड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाइयों में चले जाते हैं, उसकी बजाय आप ग्रास रूट में इसको लेके जाएं, आप यूथ को इंगेज करें। और ख़ास तौर पे मसला सिर्फ ये है कि जो भी एक्टिविटी होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती, वो वन ऑफ होती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। राइट। स्टूडेंट सोसाइटीज़ ऐसा एलिमेंट था कि जिसमें सिर्फ बीज बोया गया, उसके बाद वो किस तरह दरख्त बनता गया। आप अभी भी देखें, मेरे पास हज़ारों ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ है जो हमारे साथ, हमारे बाद और अब तक इसको आगे लेकर बढ़ रही हैं। और जो वॉलंटियरिज्म का एक कॉन्सेप्ट था वो बहुत अच्छे से देखें, अब वो काम करते हैं, उनको एक उनका जो स्किल है और उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। वो करते हैं तो जो उनकी फॉलोइंग है वो ऑटोमेटिकली आती है। डू यू थिंक कि इस सोसाइटी का जो पर्पज़ है वो स्टूडेंट्स को इस तरह से बनाना है कि आने वाले टाइम में, ख़ास तौर पे उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनको बेनिफिट मिले? और वो क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि अगर आप ये ना सिर्फ सोसाइटी, ये जो मकसद है ये ऑल अक्रॉस यूथ पे अप्लाई होता है। अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी तो है, ठीक, नौजवान है, एनर्जेटिक लाजमी होगा, उसमें उसको यूटिलाइज भी करना है, लाजमी करना है। अगर वो पॉजिटिव साइड पर इंगेज नहीं होगा, उस एनर्जी को पॉजिटिव यूटिलिटी की तरफ नहीं लेकर जाएगा, तो वो नेगेटिव साइड पर जाएगी। बिल्कुल। तो क्यों ना उसको नेगेटिव साइड पर एनर्जी कंज्यूम करने की बजाय आप उसको पॉजिटिव साइड ऑफ द सोसाइटी की तरफ मोटिवेट करके ले जाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाएं उसे। एग्जैक्टली। और उससे उसका जो स्किल है, अब मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 मेन चीज़ें क्या हो सकती हैं। वो स्टूडेंट्स जो हमारे टीम में एज ए वॉलंटियर काम करते थे, मैं अब उनको देखता हूँ कि वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को हेड कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ बिजनेसेस को हेड कर रहे हैं। बिकॉज उस वक्त जब आप सीखने के मरहले में होते हो, आप चीज़ों को प्लानिंग के मरहले में होते हो, तो तब आप अगर जब इससे गुजरते हो प्रैक्टिकली कि मैंने 1000 बंदे का ऑडिटोरियम किस तरह भरना है, उसको मार्केट कैसे करना है, फिर जब वो हो जाता है उसको सेल कैसे करना है, सेल करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें गुफ्तगू क्या होनी चाहिए, लोग कैसे बैठेंगे, कौन मेहमान। तो उस वक्त तो ये ऐसा लग रहा होता है कि कोई काम है, लेकिन जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं टुवर्ड द प्रोफेशनल साइड, तो जो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग का, नताइज आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एक स्किल आपके पास आता है। मैं अब बहुत सारे जगहों पे देखता हूँ, मुख्तलिफ सोशल सेक्टर में मैंने देखा है कि बहुत से नौजवान हैं जो एज अ प्रोजेक्ट लीड काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ बिजनेसेस में मैं देख रहा हूँ, उसमें एज अ इनोवेशन कहें, उसमें एज अपना जो उनका उस वक्त का स्किल है उसको ट्रांसफॉर्म करके ला रहे हैं। तो इसका मैंने हेल्दी थिंग, 100% हेल्दी भी और प्रोडक्टिव भी। राइट। आप फिर UN भी गए थे जी, और आपने वहाँ जाके पाकिस्तानी यूथ को रिप्रेजेंट भी किया था। एक तो हमें बताएं कि आप कैसे वहाँ पे पहुँचे थे और आपने क्या कहा और उसका फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल जी। UN में हर साल एक, जिस तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास होता है, उसी तरह एक यूनाइटेड नेशंस में यूथ असम्बली का इजलास होता है। ओके। और उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं मुल्क UNGA में, उसी तरह यूथ असम्बली में जो हर मुल्क से मुख्तलिफ नौजवानों की जो है रिप्रेजेंटेशन होती है। मुझे 2017 में मौका मिला था जाने का, तो यही गुफ्तगू थी कि हम किस तरह से पॉजिटिव इंगेजमेंट कर सकते हैं। और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माय कंट्री
मैंने ये बताया कि हम किस तरह से सफ़र कर रहे हैं हमारी जियोग्राफी की वजह से, बट फिर भी उस मुश्किलात के बावजूद हम कितने होपफुल हैं और किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है हमारी नौजवान नस्ल। तो उस पर गुफ्तगू थी और मकसद ये था कि हम किस तरह से जो इंटरनेशनल वहाँ पर डोनर्स बैठे हैं या इंटरनेशनल थिंक टैंक्स बैठे हैं, उनको पाकिस्तान में पॉजिटिव इंगेजमेंट ऑफ द यूथ की तरफ लेकर आ सके। तो मुझे लगता है काफ़ी इम्पैक्ट इस नौयत में भी मिला कि बहुत से इदारों ने फिर स्टूडेंट यूनियंस चूँकि बैन हो चुकी थी तो स्टूडेंट सोसाइटीज़ में आकर बहुत कंट्रीब्यूट किया। न सिर्फ कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि उन्होंने फिर सिविल सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ थी या डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स का ऑफिस है, उनके साथ मिलके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स की, बहुत ज़्यादा यूथ लीडरशिप सेमिनार्स किए, डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ पे काम किया। और उसका एक पॉजिटिव साइड ये रही कि एक मौका जो था वो बड़े लेवल पर मिलना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि उसकी एक डाउन साइड ये थी कि वो काम जो बड़ा वॉलंटियर बेस्ड होता था वो बड़ा कमर्शियल होना शुरू हो गया, जहाँ से मुझे तकलीफ कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हुआ ना, कॉर्पोरेट भी, या शायद वो गुफ्तगू जो हमारे साथ 2010-11 में खड़ा हुआ नौजवान कहता था कि सर यहाँ पे काम करना मेरा फ़ख्र है, वो कन्वर्सेशन थोड़ी कन्वर्ट हो गई कि यहाँ पर काम करने से मुझे मिलेगा क्या। वो जो एक्सपोजर बेस्ड गुफ्तगू थी या वो एक्सपोजर बेस्ड इम्पैक्ट था, थोड़ा मटेरियल साइड पर जाने लग गया। तो मुझे लगता है उसका बैलेंस, विच इज़ राइट, इसकी मुझे इख्तलाफ नहीं है, बट उसका बैलेंस होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि अगर आप एक्सपोजर की तरफ पहले जाते हैं तो एट द एंड वो इट रिजल्टेड इन इकोनॉमी। बिल्कुल वही चीज़ जो यूथ इस टाइम मांग रही है, वो जब एक्सपोजर उनको आएगा, जब स्किल्स डेवलप करेंगे, तभी जाकर वो पैसा कमाने के काबिल होंगे। सर बिल्कुल, इससे मेरा 100% इत्तेफाक है, मैं इस बात पे आपके साथ ऑन बोर्ड हूँ। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो जब तक आप जाकर हाथ को मैला नहीं करेंगे तब तक आप किस तरह से सीखेंगे। अगर मैं सीखने पर भी पैसे मांगने लग जाऊं तो वो थोड़ी सी ज़्यादती होगी, बट उसका बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। वो ये कल्चर नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैं जाऊंगा, अगर तो अच्छा खाना मिलेगा तो मैं जाऊंगा, तो फिर मोटिवेशन आपकी सीखना नहीं होती, वो अच्छा खाना या उसका उस दिन मुझे क्या मिल जाएगा वो होती है। तो हमें फोकस ये रखना है कि मैं जाऊं, अपना स्किल डेवलप करूं और साथ साथ मैं उस स्किल को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं कि मैं उसको अपने लिए ऐसा मॉडल बना सकूं जिससे आई कैन गेट द गुड रेवेन्यू। खाने से मुझे याद आया कि जिस टाइम हम यूनिवर्सिटी में थे, हम खुद भी प्रोग्राम्स करते थे, तो आखिर में हमें खाना नसीब भी नहीं होता था, लेकिन एक खुशी मिलती थी कि हमने प्रोग्राम कामयाब कर दिया। सर हमने तो जेबों से खिलाए पता नहीं कितने लोगों के, बट हाँ कामयाबी वो देखिए, वो जो सेटिस्फेक्शन उस कामयाबी की थी ना, जो हमारी थपकी पे देते, हमें थपकी की सूरत में मिलती थी, वो एक असल कामयाबी थी। और वो एक आर्ट था जो हम सीख के आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ना सिर्फ उससे हमें फ़ायदा हो रहा है बल्कि हम कम्युनिटी को भी उसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। राइट सर, आपने क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी अच्छा काम किया है। देखा जा रहा था कि आप कराची तक मेल तो ठीक है, मैन तो ठीक है, आपने वेमेन क्रिकेट को भी ऑन बोर्ड लिया, उसमें आपने वसीम अकरम को और इस तरह से और भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिकेट की उनको इंगेज किया। एक तो वो तजर्बा कैसा था, और फिर उसमें भी कोई मुश्किलात पेश आई तो उसके बारे में भी बताएं, और उसका फ़ायदा क्या हुआ, और फिर वो काम रुक क्यों गया? अच्छा, एक तो ये कि रोका नहीं है, मुझे लगता है मैं हमेशा से इस बात का एडवोकेट रहा हूँ कि आप हमेशा पौधा लगाने वाले बने। आप उसकी आबियारी करें, पौधा लगाएं, वो फिर कितना फलता फूलता है फिर वो उसको हवा पे और उसको नसीब पे छोड़ें, क्योंकि अगर आपने उसको पकड़ कर रख लिया है तो फिर आप ख़ुद को भी उसमें बांधे रखेंगे और अपने आप को भी इंगेज कर लेंगे और शायद वो उसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ ना आ सके। तो आप जितने भी मेरे इनिशिएटिव्स देखेंगे, हमेशा से मैंने यही किया है कि ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जिसको एक पुश चाहिए, एक स्टार्ट मिल जाए और फिर वो खुद से सस्टेन करता रहे। जिस तरह आपने क्रिकेट की बात की, सिंस क्रिकेट किसका पैशन नहीं रहा हमारे मुल्क में, और जिस तरह आपने नाम लिया वसीम अकरम साहब का, कौन उनका
जो है इस मुल्क में फ़ैन नहीं है। तो दफ़ा आप BZU में भी किसी को ले आए थे? जी वसीम अकरम साहब को लाए थे। तो वो हमने एक टॉलरेंस क्रिकेट लीग के नाम से एक लीग थी, उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ना सिर्फ क्लब क्रिकेट के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के, बल्कि हमने मदारिस के स्टूडेंट को उनके साथ क्लब किया था। और उसकी जो बिल्कुल उसकी जो ख़ास बात थी ना, वो ये थी कि हमारा फोकस 50-60% ये ज़रूर था कि क्रिकेट का स्किल बेहतर हो, लेकिन 40% ये था कि ये जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ बन गए हैं, कभी भी मदरसे वाला बच्चा यूनिवर्सिटी वाले को पसंद नहीं करता, और यूनिवर्सिटी वाला बच्चा समझता है पता नहीं मदारिस में क्या होता है। दोनों की आपस में एक बड़ी मिस कम्युनिकेशन सी थी और एक मुख्तलिफ राय थी। तो जब हमने उनको, और क्रिकेट की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ रिगार्डलेस ऑफ योर आइडेंटिटी आप एक टीम बन के खेलते हैं। तो जब वो उन्होंने एक फील्ड शेयर की, और उसके बाद हमने उनकी लीडरशिप स्किल्स पर ट्रेनिंग्स कराई, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ट्रेनिंग्स कराई, तो फिर जब उनकी आपस में दोस्ती हुई, बॉन्डिंग्स हुई, तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आई कि मैंने लिटरली उन बच्चों को बाद में उनके पास जाते हुए और ये कहते हुए सुना कि हमने आपके बारे में आज तक जो बोला सुना उसकी माजरत चाहते हैं। अच्छा। तो वो जो एक दूसरे के बारे में उनके ख्यालात थे, उसमें तब्दीली आई। इसी तरह वो मदारिस के बच्चे जो समझते थे कि यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ही गुनाह होता है, बाद में वो खुद, हमने देखा कि वो यूनिवर्सिटीज़ में गए, उन्हीं खिलाड़ियों के साथ उनकी टीम्स में, उनकी क्लासेस में उनको जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट रखे। तो आई थिंक वो जो एक सिलसिला था शायद बियॉन्ड द क्रिकेट स्कोप था। मुझे लगता है कि अभी भी ये लीग्स हो रही हैं। आपने ठीक कहा उसका स्केल कम है, और ख़ास तौर पे मुझे याद है जो हमने कराची में विमेंस लीग की थी, इंटीरियर सिंध, सोचे जैकबाबाद और शिकारपुर में, मुझे आज भी याद है, मैं मोइन खान साहब को लेकर गया, पूरा शहर बंद हो गया कि जी यहाँ पर एक मोइन खान साहब आ रहे हैं। तो लोगों के लिए बड़ा फैसिनेटिंग था। तो वो काफ़ी सालों तक हमने किया। उसको सस्टेनेबल इसलिए इस तरह बनाया कि हमने उस पौधे को लगाया, ग्राउंड्स को बेहतर किया, खिलाड़ी सामने लाए, उनको उनके बेसिक गेयर्स, इक्विपमेंट्स दिए, और फिर जो कम्युनिटी थी हमने उन्हें कहा कि अब आप ऑन करें, और इसको मुख्तलिफ तरीके से वो मुख्तलिफ क्लब्स की सूरत में, मदारिस की अपनी टीम्स की सूरत में वो फिर खेल रहे हैं, चल रहा है। और फिर मुझे याद है कि जब मैं पहले साल, जब मुल्तान सुल्तान का फर्स्ट ईयर था, उसमें मैं उनके साथ इंगेज था एज देयर कम्युनिकेशन कंसल्टेंट, और जो मुल्तान की इंगेजमेंट थी, जो लॉन्च था, वो मैंने और मेरी टीम ने मिलकर किया था। तो वो फिर इसी तरह चलता रहा सिलसिला, और वो चल रहा है। हमें सिर्फ वही बात है कि पौधा लगाना था, आगे वो खुद ब खुद बढ़ता जा रहा है। जब भी आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो यकीनन एक टीम बनाते होंगे, और आप आगे निकल जाते हैं, वो काम टीम के ज़िम्मे लगा देते हैं, और वो चल रहा होता है, इज़न्ट इट? बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि अगर आप जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, अपने काम को नीचे तक नहीं लेकर जाएंगे, और अब जो वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसका नाम असूली तौर पे तो गवर्नेंस में ये आता है कि वो अपनी जो एक पावर है वो मुंतकिल नहीं करेंगे, अपनी टीम को एम्पावर नहीं करेंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पर ज़रूर मैं इंगेज रहता हूँ, बट नीचे जो टीम्स हैं वो करती हैं, और हमारा ख़ास तौर पर फोकस ये होता है कि हमारी जो इदारे की टीम है वो छोटी हो, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको इंगेज किया जाए, ताकि अगर हम कल को उसमें खुद इंगेज ना भी रहे तो वो उनकी ओनरशिप रहे, वो उसको खुद से सस्टेन करके चलाते रहें, बजाय इसके कि वो हमारी तरफ देखते रहें कि जी ये कुछ करेंगे तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि देखें, हम शुरू में ज़रूर आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको इसे चलाना पड़ेगा। तो जब आप शुरू से ही साथ लेकर चलते हैं तो फिर लोग उसकी ओनरशिप भी लेते हैं, और उस तरह फिर उसको चलाते भी हैं। जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इस सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मुल्क की सतह पर भी और नीचे भी। अगर हम देखें तो आपको कभी नहीं देखा कि आप मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ कभी बात करें, जबकि आमतौर पे ऐसा नज़र आता है लोग करते रहते हैं। क्या कहीं आप किसी मुल्की इदारे के फ्रंट मैन तो नहीं, या कोई आपके बैक पे किसी का हाथ तो नहीं? मुझे लगता है अगर ये दोनों बातें आप कह दें कि ऐसा है तो मुझे खुशी होगी, मुझे इनकार नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो भी मसला नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत ये है
कि मकसद क्या है। आपने हमेशा मेरी गुफ्तगू में एक चीज़ को बड़ा क्लियरली सुना होगा कि मुल्क के मफाद से ऊपर कुछ नहीं है। इंगेजमेंट ऑफ यूथ भी हम क्यों करते आए हैं कि हमें अगर मुल्क को तरक्की करनी है तो उसकी रीढ़ की हड्डी हमारा नौजवान है। अगर हमने नौजवान को बेहतर करना है और हमें इस नैरेटिव को आगे लेकर चलना है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो फिर हमें अपने इदारों को भी मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही। हमें अपने इदारों के साथ भी चलना होगा और हमें ये उनको भी बताना होगा, ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी। बिल्कुल सही। अगर हम उनके साथ खड़े हों, हम उनके लिए जो काम है वो करें और यूथ की इंगेजमेंट कर रहे हैं तो उनको बताएं कि मुल्क के मफाद को सामने पहले रखना है। तो फिर दूसरी तरफ भी हमें ये बताना होगा कि हमारा नौजवान क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, ताकि ट्रस्ट डेफिसिट किसी भी साइड पे ना हो। वो तो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त यूथ की जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है वो तो बहुत कम है, आमतौर पे देखा जाता है, जबकि पाकिस्तान में यूथ है भी ज़्यादा तादाद में। और जब आप एक तरह से बल्दियाती इलेक्शन ही बंद कर देते हैं तो फिर तो यहाँ से एंट्री ही आपने बंद कर दी है, तो ग्रॉस लेवल पे, निचले लेवल पे तो बंदा ऊपर आ ही नहीं सकता। इट मीन्स ही कि फिर वही MNA का बेटा ही MNA बनेगा, MPA का बेटा ही MPA बनेगा, फिर तो ये नारा खाम खा का नारा है आपका। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सवाल है, और मेरे दिल के बहुत करीब है ये सवाल, क्योंकि आप खुद बताएं ना, हर चीज़ की अगर कोई आपने फैक्ट्री लगाई है तो प्रोडक्शन का कोई ना कोई स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ। तो इसी तरह मुझे ये लगता है कि जो बल्दियाती इंतखाबात है या जो बल्दियात का हमारा सिस्टम है, उसको रोकने का मकसद ये है कि हम ग्रास रूट का जो वर्कर है उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि MNA का बेटा MNA बन रहा है, फिर आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि ख़ानदानी सियासत को परवान चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपने उस प्रोडक्शन लाइन को ही रोका हुआ है, उस फैक्ट्री को ही बंद किया हुआ है जहाँ से ग्रास रूट का वर्कर, ग्रास रूट से सियासत करने वाला नौजवान आगे आ सकता है। फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि या वो MPA का इलेक्शन लड़े या वो MNA का इलेक्शन लड़े। अगर उसके लिए इलेक्शन लड़ना है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि या तो आपका कनेक्शंस बेहतर हों, या आप माली तौर पर बहुत इतना इन्फ्लुएंस रखते हो कि आप बता सके कि हाँ जी मैं ये कैंपेन बर्दाश्त कर सकता हूँ, या फिर आपका ताल्लुक़ किसी ऐसे ख़ानदान से हो जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स कर रहा है। आप हैरान होंगे मेरे इस जवाब से, लेकिन अगर सियासतदान किसी MNA का बेटा MNA है और वो ख़ुद टिकट लेकर, या बेटी MNA है, वो अपनी मेहनत से ऊपर आया है, तो भी हमें उसे ब्लेम करना हमारा नहीं बनता, क्योंकि हम बिजनेसमैन के बेटे को बिजनेसमैन होते हुए क्यों बुरा नहीं कहते। हाँ बताएं, उसकी पहली प्रेफरेंस क्या होगी? बिजनेस ही होगी ना। तो ऑब्वियसली ये जीन्स में रन करता है। लेकिन बिजनेसमैन कभी ये नारा नहीं लगाता कि हमारे बच्चे मैदान में नहीं आएंगे या फिर हम मौरूसी बिजनेस के हक में नहीं है। ये पॉलिटिशियन ही नारा लगाता है कि हम मौरूसी सियासत के हक में नहीं है, जबकि रास्ता वो खुद रोक रहे होते हैं। और जब आप ये देखें कि जब आपने बल्दियात को ही रोका हुआ है, यहाँ पे ग्रॉस लेवल पे काम ही नहीं, मतलब ज़ाहिर है वो किसने करना है, MP MNA, तो फिर वो पार्लियामेंट में जाके बैठ के कानून साजी ही करना है उसने। तो वो यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, जो आम आदमी के इश्यूज़ हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी तो एक सिविलियन होना चाहिए जो देखे जो मामलात। ये सारा खाता तो फिर ब्यूरोक्रेसी, और फिर ब्यूरोक्रेसी के काम, तो फिर इसमें मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन आपका जो पहला हिस्सा है ना सवाल का, वो ये मेरा उसमें जवाब यही है कि बेशक जो नारा लगाते हैं कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अपने टैलेंट से आ रहा है तो उस पर भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए तो उसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये है कि हमारे मुल्क में अब आगे बढ़ के शख्सियत पसंदी भी नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं कि आज तक हम किस आइडियोलॉजी पर वोट करते आए हैं? मेरा ख्याल से हमारा वोट ही शख्सी वोट होता है। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको अब ये एजुकेट करना होगा। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्क के शहर के नौजवानों से गुफ्तगू रहती है। अब आपको इस बात को एजुकेट करना होगा कि हमें इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द आइडियोलॉजी। हम अब मुझे एक बात बताएं, क्या MNA MPA
का सिर्फ यही काम है कि वो मेरे फातिहा देने आया है या मेरी शादी पे आया तो मैं उसे वोट दूंगा, या उसकी गली की सीवरेज सही कराई है तो वोट दूंगा, ये काम MNA और MPA का, मेंबर कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का है ही नहीं। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो एक ज़माना था कि लोग आइडियोलॉजिकली पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व थे। मतलब मेरा इशारा जुल्फ़कार अली भुट्टो की जानिब है। अच्छा, उसमें उन्होंने फिर उसका खमियाजा भी भुगता। क्या आज का जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस्ड पॉलिटिक्स को यूथ के अंदर इंस्टिगेट किया जा सकता है और वो फिर आगे फ्रंट पे आ सकती है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप मेरे से हमारे नौजवान के हवाले से कोई भी बात करेंगे ना, मैं आपको कभी भी नाउमीदी का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे देख रहे हैं और मैं ही नाउमीद हो के ये कह दूं कि हाँ जी आग लगी हुई है, हर तरफ पानी है, हर तरफ बारिश है, डूब जाओगे, मर जाओगे, तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। हमें मैं हमेशा से वो व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बाहर रख कर दाई रहा हूँ कि आपको उम्मीद दिलानी है, और सिर्फ वो बातों की हद तक नहीं, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म भी करें अपने एक्शंस में, फिर आप उसमें अपना हिस्सा भी डालें। तो मैं हमेशा आपको यही बात करूँगा कि बिल्कुल है। और क्योंकि मेरा इंटरेक्शन रहा है, मैं बहुत ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ को नौजवानों की जानता हूँ। इनफैक्ट मैंने अभी पीछे बहुत सारी अपने सोशल मीडिया पे कवर करना भी शुरू की हैं कि वो कर रहे हैं, वो मज़ीद भी करना चाहते हैं। और आपको अगर लगता है कि वो पॉलिटिकली सोशली अवेयर नहीं है तो आपकी गलत फहमी होगी, वो अवेयर ज़रूर हैं। अच्छा, फिर एक और साइड का सवाल ये है कि वो अगर पॉलिटिकल अवेयर हैं तो वो शायद पोलराइज्ड हो गए हैं। मुझे लगता है वो पोलराइज्ड भी नहीं है, उनको उसी तरह से पॉजिटिव एंगेजमेंट की ज़रूरत है जिस तरह मैंने अपने आपको बताया कि हमने स्टूडेंट सोसाइटीज़ में की थी। यहाँ से एक सवाल मुंसलिक होता है कि फिर अगर जैसे आप होपफुल हैं बहुत ज़्यादा इस यूथ को लेके पाकिस्तान के अंदर, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जो टर्न आउट होता है वो यूथ का इतना ज़्यादा नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है? बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, आप पिछले इलेक्शन को उठा के देख लें। ठीक है। आप कहते हैं ना कि जेनजीज ने वोट नहीं किया, आप स्टैट्स उठाएं, जेनजीज ने बहुत वोट किया है। ओके। लेकिन मसला ये है कि उनको ये लगता है कि हमारे वोट को उस तरह से इज्जत नहीं मिल सकी, या हमारे वोट को उस तरह से काउंट नहीं किया गया। ओके। तो अगर आपने उनका एतमाद बढ़ाना है तो सबसे पहले तो आपको उनकी पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट करना होगा। सबसे पहले आपको उनको जगह देनी होगी, आपको उनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको समझना होगा। अब कोई भी वोटर या कोई भी जो जेनजी हमारा वोटर है, वो कभी भी इस बात पे आपको वोट नहीं करेगा कि मेरे आपके वालिद साहब के साथ, आपके दादा के साथ ताल्लुकात थे। उसने कहा ना कि देखें बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये भी वो कहेगा जो थोड़ा रख रखाव कर रहा है। अदरवाइज वो बोल देगा आपको कि जी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तालीम चाहिए, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे। आप मुल्तान का इस वक्त देखें, सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। ये आज का नहीं है, ये जनरेशनल मसले हैं। मैं ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पे पिछले कई सालों से हर ईद त्यौहार पे पानी खड़ा होता है। तो अब वहाँ पे पैदा होने वाला नया वोटर जो है, जिसकी अब 18 साल उम्र होगी, वो तो ज़रूर वोट करेगा और बताएगा आपको अपने वोट की कदर। तो हमें इस एंगर को ट्रांसफॉर्म करना है। ये एंगर नहीं है, बेसिकली मैं इसको देखता हूँ कि ये एक अर्ज है पार्टिसिपेशन की। ये गुस्सा जो है, ये गुस्सा रेबेलियस गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा इस उम्मीद का गुस्सा है कि मुझे कुछ करने, हाँ हमें सुने, हमें सुना जाए, हमारी वॉइसेस को सुना जाए और उसको एक्शंस में ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो ये उस चीज़ का एक है, और मैं समझता हूँ कि ये उम्मीद की एक सबसे बड़ी मिसाल है। अगर वो चाहते हैं कि मुझे सुना जाए तो आप इस बात को जहन में रखें कि इसका मतलब है कि वो अपनी पार्टिसिपेशन चाहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टी पाकिस्तान के लेवल पे हम देखते हैं आती है कैंपेन के टाइम ख़ास तौर पे, तो उस वक्त यूथ के नारे बड़े लगाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी की बात आती है तो फिर उसी यूथ को इग्नोर कर दिया जाता है। तो फिर यहाँ पे ये कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है। नौजवान को नारे लगाने, स्टेज की कुर्सियाँ सेट करने और रैलियों के लिए मोटरसाइकिल जमा करने के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। उनको इससे बढ़कर मुझे लगता है मौके की ज़रूरत है।
मुझे लगता है कि उनको अब उस स्टेज पर रखे जाने वाली कुर्सियां जो आप उससे सही कराते रहे थे उस पर बिठाने का वक्त आ गया है। आप उनको वहाँ पर जगह दें और फिर देखें कि वो आपको अपने दिल में किस तरह जगह देते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल में एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स की ज़रूरत है, तो वो एक पूरी कैडरशिप की ज़रूरत है। सर देखिए, ट्रेनिंग सेंटर उस वक्त खुल जाएगा जब आप बल्दियाती इलेक्शंस की तरफ आ जाएंगे। आप ग्रास रूट पे इलेक्शन कराएं। आप यूथ काउंसलर, एक वक्त में अनाउंस हुआ था, यूथ काउंसलर्स आएंगे, वो चेयरमैन बनेंगे, वो एक सिलसिला चलता रहेगा और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा टुवर्ड दी मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, सेनेट। अगर मेरे पास इस वक्त रास्ता ही एक है कि या मैं MPA बन सकता हूँ या मैं MNA बन सकता हूँ, तो फिर मेरे लिए आपने रास्ते को मुश्किल किया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह चले, अगर मैं कनेक्शंस रखता हूँ, मैं ऐसे हलकों में उठता बैठता हूँ कि मुझे आसान हो सकता है, लेकिन जो 65% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ है वो शायद सबके पास ये मौका नहीं है। वो मौका ना होना गलत है, वो ही उसको एंगर की तरफ या फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो इसलिए नाराज़ या फ्रस्ट्रेटेड नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहता, वो इसलिए फ्रस्ट्रेट है या एंगर है उसके अंदर कि वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन आप उसको मौका नहीं दे रहे। उसको नज़र भी तो कुछ नहीं आ रहा। वो जब सीनियर्स को देखता है वो जॉबलेस हैं, जब बिज़नेस की हालत देखता है तो मुल्क के अंदर हालात पूरे सुरे हैं। इस तरह से जब जैसा कि अभी हमने, अगर हम मुल्तान लेवल की बात करें तो सेवरेज को देखता है तो उसमें भी उसे परेशानी लाक होती है। ट्रैफिक के मसाइल को देख लें तो उसमें भी परेशानी लाक होती है। तो वो मेरा ख्याल से वो ख़ुद कंफ्यूज है कि मैं किस दुनिया में शायद पैदा हो गया हूँ। बिल्कुल है। हम इसमें मेरी जो इस जवाब में इस्तलाह ये है कि होपफुल नौजवान वही है जो अपने रास्ते खुद बनाएगा। हाँ। वरना नहीं है, कब मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, ये वाला एटीट्यूड तो फिर पिछले 75 साल से चल रहा है। ये वाला एटीट्यूड तो आप आज भी तकरीरें उठा लें आपके हुकूमत चलाने वाले लोगों की, वो यही कहेंगे कि पैसा नहीं है। ये तो वी एज ए नेशन हमें ये समझना होगा कि हमें वो रास्ते इख्तियार करने हैं जिससे हम अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। हमें इनोवेशन की तरफ जाना होगा, हमें नए रास्ते। अब मुझे बताएं, आपने इस पॉडकास्ट को शुरू किया है, आपको कितने कम टाइम में रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई है। आई एम श्योर कि कुछ ही टाइम में ये ट्रांसफॉर्म होगी टुवर्ड्स द रेवेन्यू। तो अगर आप आने वाले नए ट्रेंड को फॉलो करते हुए इनोवेशन करके कुछ कर सकते हैं अपनी ज़ात पे, तो फिर दूसरा रास्ता ये था कि आप बाहर बैठे रहते गेट पे और कहते रहते कि ये बुरा वो बुरा, मुल्क में कुछ नहीं है। मैं इस बात से मेरा इख्तिलाफ नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में, ख़ास तौर पे हमारे इलाकों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका हल इसमें नहीं है। आगे बढ़ना है तो फिर रास्ते खुद बनाने होंगे और हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना होगा। मुल्क की इज़्ज़त उस दिन बनेगी, मुल्क की तरक्की उस दिन आगे तेज़ी से बढ़ेगी जब हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। और दूसरी बात, इस शॉर्टकट के लिए सबसे आसान रास्ता यूथ का है। वो चाहे गवर्नमेंट के लोग अगर इस बात को मेरी सुन रहे हैं तो उनको चाहिए इनको एंगेज करें, ये इनोवेशन के रास्ते निकालें और स्मॉल स्टार्टअप्स पे काम करें। और जो हमारा यूथ है वो बजाय कंफ्यूज रहने के, बजाय इस चीज़ का रोने के, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करें, छोटे से स्टार्ट करें। सर ज़रूरी नहीं है कि आपको $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप छोटे से स्टार्ट करें और उसको फिर ग्रो होता देखें। नहीं शुरू करेंगे तो वो अगले 10 साल भी आप रोते रहेंगे तो नहीं होगा। एज़ फार एज़ माई ऑब्जर्वेशन इज़ कंसर्न, आज का जो यूथ है वो एक तो बहुत ज़्यादा अवेयर है, ख़ास तौर पे टेक की दुनिया में। बिल्कुल। अगर हम अपनी बात करें तो मेरे ख्याल में हम भी इतने ज़्यादा शायद अवेयर नहीं होंगे जितने आज की नौजवान नस्ल अवेयर है। तो अगर उन्हें मौका मिले तो वो ज़रूर इसमें परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको मुल्तान में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के साथ उठते बैठते देखा जाता है, जैसा कि ज़ैन कुरैशी साहब के साथ भी और इसी तरह से गिलानी ख़ानदान के साथ भी। तो कहीं पॉलिटिक्स के अंदर आने का आपका प्रॉपर इरादा बन चुका है? एक तो ये कि वही बात जो मैं शुरू में कर रहा था कि मैंने अब तक अपने सोशल वर्क की वजह से आई ऑलवेज़ रिमेन ए पॉलिटिकल। मुझे ये लगता है कि आपने अगर
सबको इंगेज नहीं किया तो फिर आपको ये एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी मिस कर जाते हैं। जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो मेरी इंगेजमेंट का सवाल है, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था नेशनल असम्बली के साथ, यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के साथ, तो उसमें हमने तमाम पार्टीज़ के जो यंग पार्लियामेंटेरियंस थे उनको इंगेज किया। उसके अलावा और भी बहुत सारी इंगेजमेंट्स हैं जिनका मैं हिस्सा रहा, वो बिल्कुल है। लेकिन आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मेरा जवाब ये होगा कि बाय द टाइम मुझे इस बात की रियलाइजेशन भी आई है कि अगर आपको मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाना है तो खाली गुफ्तगू से बात नहीं चलेगी, आपको प्रैक्टिकली आना पड़ेगा, आपको खुद उसका हिस्सा उस सिस्टम, क्योंकि इस इंगेजमेंट्स के दौरान मैंने उन पावर कॉरिडोर्स को बहुत करीब से देखा है, उसका हिस्सा बनकर देखा है। तो मुझे ये लगता है कि वो लोग जो तनकीद सिर्फ करते हैं तो उनके हाथ में सिर्फ तनकीद ही होती है क्योंकि वो खुद उसका हिस्सा नहीं होते। आई रियली अप्रिशिएट के सिस्टम के अंदर जाने की आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और मेरी वार्म विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर दैट। साउथ पंजाब की हम बात करते हैं और ख़ास तौर पे सराइकी बेल्ट और सराइकी सूबे की बात करते हैं, तो आई वुड लाइक टू टेक माई क्वेश्चन इन अ सराइकी लैंग्वेज, क्योंकि हम बिल्कुल सही सारा इलाका ही सराइकी है। बिल्कुल। तो ये सवाल साकू सराइकी दे विच ही करन बनदे क्योंकि असां सराइकी सूबे दी ही गल करदे पे। हर दौर दे विच जदा भी कोई इलैक्शन थींदे उन वाले पोलिटिकल कंपेन्स जारी थींदे आहिनि, ख़ास तौर ते ई खिते को गिन ते ई खिते दे अलग सूबे दे नारे मारे वेंदन और वादे वईज़ किते वेंदन, लेकिन अज तक वो कम नहीं थिया, सूबा नहीं बनिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर दे विच यूसुफ ज़गलानी साहब ने ये बिल पास भी करवाया, लेकिन स्टिल वो हाली तक कागज़ें च ही है, उनका कोई अमल हाली साहब को नज़र नहीं आना पिया। ਤਾਂ ਸਰਾਇਕੀ सूबे को घिन ते इत्थों दी जिहड़ी आवाम है उन्हें दे राइट्स को घिन ते तुहानू क्या लगदा है कि तुहानू सराइकी सूबा घिनना चाहिदा है, और ये गल पार्लियामेंट दे अंदर सैनट दे अंदर भी क्या ये एग्जिस्ट करेंदी है कि ई खिते को अलग सूबा मिल बनना चाहिदा है और उहदे नाल बेहतरी आसी? सर मैं ये गल तुहाडे नाल 100% इतफाक करे सां कि अलग सूबा ज़रूर होना चाहिए, ना सिर्फ सराइकिस्तान बल्कि या जनूबी पंजाब, जेड़ा भी असल तो कंट्रोवर्सी उतों शुरू कर दी वेंदी है कि ना क्या हो सी, जेड़ा कम ना करना होवे वो को तुसा मुख्तलिफ तनाज़ात पा के उलझा दे कोई ना सी तो सारा तो सराइकिस्तान या जनूबी पंजाब का हमेशा मसला ही हो रही है। मैं ये समझदा कि जेड़े वेले तुसा दिखा है हुणे इलैक्शन कैंपेन अगर वलदा शुरू थी वजे वाले नारा सिर चाह सी, साकू एज अ वोटर थोड़ा जिहा समझदार होना होसी कि एक दौर तुसा जिवें जिक्र किया पीपल्स पार्टी ने एक करारदाद पास कराई, वाल दूजे दौर पिछों एक सैक्रटेरीएट बन गया, ये इस हद तक करके सबको खुश कर देता वजह, लेकिन एक प्रैक्टिकल करना चाहिए। 100% साकू जेड़े वेले असां वोट करेंदे पे हूँ सारे को नुमाइंदगान आवेन, असां उको प्रेफर करूँ जेड़ा ना सिर्फ अपनी ज़ात ते, क्योंकि होंदा ये है कि मैं एज एन MPA या MNA का कैंडिडेट आके आखसा जी मेरा तो नाल वादा है, जितने तो बाद मैं आखसा मेरी लीडरशिप नहीं पे मनदी, तो तुसा इो पहले मैंडेट ए पुछ के दो वोट कि क्या तुहाडी लीडरशिप इंदे ते ऑन बोर्ड है। जेड़ी गल असां पहले करेंदे पे ऐसे कि आइडियोलॉजी बेस्ड, क्या असां वोट देंदे हुए कहीं मंशूर पड़ा है कहीं भी पार्टी का, क्योंकि मैं कहीं भी पार्टी का ये टाइम एडवोकेट कोई नहीं, तो किसी भी पार्टी दा अगर तुसा मंशूर पड़ा है, अगर तुहानू उहदे विच प्रायोरिटी तुहाडा सूबा नज़र आंदा पे तुसा वो कैंडिडेट को ज़रूर वोट करो। तुसा मैं इन वास्ते बड़ा होपफुल भी हाँ कि हुण जेड़ा नवा वोटर है ना उन्हें मुँह मिलाजा नहीं देखना, उन्हें ये नहीं देखना कि सारे शादियां ते आए हैं या फौतकियां ते आए हैं। मेरे को लगता है कि वो मैनीफेस्टो बेस्ड वोटर होना चाहिए तो हो सी। तुम बड़ी एक जबरदस्त गल की है कि इत्थों तो वादे वाइज कर वेंदन वल आदन के लीडरशिप नहीं मनेंदी जी, और ये इवें ही है कि लीडरशिप नहीं मनेंदी। पता है लीडरशिप भी अगों कितनी मजबूर होंदी है, कोई उन्हें दी गाल कोई नहीं मनेदा पिया हुंदा। बहरहाल सर जेड़े वेले उन्हें को खौफ हो सी ना कि अगर असां इस दफ़ा मिस कमिट कर देती तो साकू बिल्कुल उनका एहतसाब करना आवाम सारा एहतसाब करे सी। मैं तो कोई यकीन न लादा ये तो गाल भी मनी वैसी, जहाँ तक जिथा
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉੱਥਾਂ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਬੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ को बेहतर ਕੀਤਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦੇਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 80% ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਸੀ। तो ਵੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਪੋਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰੇ ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਤੋਂ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸਰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਸ਼ੇ ਗੱਲ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕੋ ਰਗੜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਧੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਤਨੀ ਫਾਸਟ ਬੇਸ ਥੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰੂੰ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਵੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਾਇਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ को ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਥੀ वो लेकिन इस इलाके को इस पट्टी को ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਣ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਕੂ ਸੂਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਹਨ ਬਜਟ ਸੋਚੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ को करें कि जी सादा हक किथे वाल तुसा आखो कि जी उस इलाके के लोग जो है साथ नहीं खड़े होते या उस तरह से नहीं चलता तो वो नहीं बनती गाल क्योंकि तुसा उन्होंने दा हक नहीं दिता उन्होंने। बिल्कुल नहीं है। अच्छा हुण इहदे विच आया जिहड़ा साडा यूथ है ये साडे जनूबी पंजाब दा वो बिल्कुल अवेयर है कि उनको ये सूबा मिलना चाहिए लेकिन जिहड़ा असां देते आने हैं ਉਹ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਾ ਵੈਂਦੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਾ ਵੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਾ ਵੈਂਦੇ ਜਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਾ ਵੈਂਦੇ। ਕਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਥ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਵੱਕੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ को ਇੰਗੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀਨੀਅਲਸ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਬੂਮਰਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਗਾਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਝੰਡੇ ਚਾਵਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਈ ਟਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ को उस तरह मजबूत कोई ना कर सकसो। मैं को ये लगता है कि ई गाल को मजीद मजबूत किया जाना चाहिए। जेड़े सारी ई गाल को सुनते पे वो अपनी गुफ्तगू अपने सोशल मीडिया के थ्रू ई गाल को एक्सप्रैस करें तो उन्हें तमाम हल्के तक पहुँचावें कि हुण दिस इज़ द टाइम, इनफ इज़ इनफ, बहुत ठीक है। बिल्कुल सही। अगर हुण साडी पार्टिसिपेशन ना होई तो वल तुसां साकू गिला करन जोगे कोई नहीं वे। ये इत्थों हुण लगदा पे तुसां वाकई यूथ को रिप्रेजेंट कीता हो सही वन बन के अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्टेबल्स ही हमेशा फ्रंट ते आवेंदन, यूथ कदा सी अगला इंदा कड़ी ये भी हो सकती है कि एक जनरेशन चली गई तो हुण यूथ इलेक्टेबल्स आवन शुरू थी गया। सर
ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਯੂਥ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ को शुरू करे सो ठीक है दूजा ई गाल को डिस्करेज करे सो कि जेड़े वेले पार्टी अपने लोगों को टिकट देंदी है उन वेले ये फैसला किया वने कि कौन इंदा हक ज़्यादा रखेंदा है। मुमकिन है कि इलेक्टेबल वो भी सियासत का एक हिस्सा है क्योंकि 172 का नंबर पूरा थी सी तो वज़ीर आज़म बन सी इलेक्टेबल्स रासन आई थिंक इंदा जेड़ा बैलेंस है ना वो को मेनटेन करने की लोड़ है। तुसा जेड़े वेले प्रेशर को ज़्यादा करे सो मजबूर करे सो कि यूथ दी इन्वॉल्वमेंट यूथ दी जेड़ा नंबर है जेके हुण बेहतर थी है लेकिन मज़ीद बेहतर होना चाहिए है उको प्लस तोरे इलेक्टेबल्स या फैमिली पॉलिटिक्स इन्हां दोहां दा एक अच्छा बैलेंस जेड़े वेले बनसी वल वंज के मैं ये नहीं आखदा कि तुसा एकदम एडवांस डेमोक्रेसी लाइक US UK बन वैसो इट टेक्स टाइम बट उनका आगाज़ हुण हो वजना चाहिए। मैं को ये लगता है कि आने वाला जेड़ा इलैक्शन हो सी शायद बारिश का ऐसा खतरा हो सी जिंदे विच नौजवान लीडर को ज़्यादा हुण वक्त मिल सी। कुछ सारे पिछले होने वाले जेड़ा इलैक्शन गुजरा है उहदे विच भी ना आए लेकिन हुण मज़ीद आवन दी लोड़ है उन्हां दा बैलेंस क्रिएट करने की लोड़ है ताकि वो लोग जेड़े इलेक्टेबल्स हैं वो नवे आवन वाले को सिखावें ते नवे आवन वाले जेड़े हैं उन्हां को इज्जत दे के वाकई सीखन बजाय दे के उत्थां एक अलग जंग पाई खड़ी होवे तां उनदा एक बैलेंस भी सब कुछ चाहिदा होसी ते वो जेड़े वेले सीखे सन वो नवी आवन वाली पीढ़ी को वेलकम करे सन उन्हां को अपने स्किल ते स्किल भी ओ कि किस तरह तुसां मुल्क की मफाद विच मुल्क को सर्व करना सोसाइटी को सर्व करना मुल्क को सर्व करना सर बेसिकली तो है लेकिन असल शायद उस तरह ट्रांसफॉर्म नहीं पिया होंदा तो वो करने की लोड़ होसी। मैं समझदा ये ज़्यादा दूर कोई नहीं ये वक्त बहुत करीब है। लोकली असा ये आम तौर पे नैरेटिव एक सुनते हैं लोकल या मुल्तान की डिवेलपमेंट के बारे डेवलपमेंट ग्राउंड रियलिटी क्या है सर तुसा चूंकि ग्राउंड दे उत्ते रहंदे हो जी इस वास्ते मैं सवाल किया ग्राउंड रियलिटी क्या है सर कम हाली भी बहुत ज़्यादा करंट की लोड़ है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दी अर्बन एरियाज़ को तुसा आप मैं ज़्यादा मुल्तान दी एक मिसाल गिन के जी जी असा मुल्तान शहर को किसी हद तक अच्छा डेवलप कर किया है पिछले काफ़ी लेकिन एक्सपेंशन बड़ी ज़रूरी है। अगर तुसा शहर को अर्बनाइजेशन प्लानिंग की तरफ घिन के बढ़ने तो तुहानू ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि शहर तो दूर दराज जेड़े इलाके हैं उन तमाम फैसिलिटीज़ को उत्थां ट्रांसफ़र पूरी दुनिया तुसा अगर मॉडल देखो तुसा जर्मनी अगर वन के देखो कोई भी शहर इतना वड्डा ना हो सी जितना करोड़ों की आबादी हो सी उत्थां तुसा मिलियंस की जेड़े वेले आबादी थींदी है तो नाल सबर्ब्स का जेड़ा एरिया है वल उको पॉपुलेट उत्थां फैसिलिटीज़ को घेन के वञणु शुरू कर दें। असां तो हाल ही मुल्तान शहर के सेवरेज के मसले मुल्तान शहर की ट्रैफिक के मसले तो नहीं निकल सके तो तुसा आप अंदाज़ा लाओ कि कितनी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। असां साकू मुल्तान ते मज़ाफ़ात के जेड़े इलाके हैं उन्हां को हुण मज़ीद आबाद करना उन्हां को ज़्यादा फैसिलिटेट करना पोसी उनके वास्ते तो सूबा बड़ा ज़रूरी है। मुल्तान दे अगर असां सबब्स की गाल करूँ तो लास्ट असां हुण ॾिठे से रिसेंट एक एपीसोड गुजरी है फ्लड दी जी हाँ मौके दे उत्ते तो मतलब पूरी मशीनरी एक्टिव थी पई होंदी है लेकिन जो ही वो एक टाइम गुजर वेंदे उनके बाद वध चुप थी वेंदे क्या इंदे उत्ते कोई लॉन्ग टर्म प्लान सारे कोल सर मैं तो समझदा जिवें अजकल एक टिकटॉक ट्रेंड जे ना कि तुहाडी रील अच्छी बननी चाहिए अल्लाह करे साडे अपने अंदर मैं क्योंकि कोई भी गाल है मैं समझदा अपने तो शुरू करे सही अपने अंदर सोसाइटी के अंदर वल सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर मैं समझदा वो जेड़ी रील दा एहतसाब है वो सारे दिल च आ वजे कि एक उत्ते दी ज़ात सबको दे दी पई है जिथा अस जवाब दे होने अगर असा उन कॉन्सैप्ट को घेना हो तो मैं को नहीं लगता कि खिदमत खल्क सबको बुरी लग सी या उहदे विच को तरद्दुद करना पोसी क्योंकि अगर असा डिलीवर ना करे सो अगर फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ही करना है तो वल तो तुसा बहुत ई टाइम ही बड़ी अच्छी हुकूमत चलती पई है शायद अगू इहदे कोल चंगी चल वजे क्योंकि DSLR कैमरे की क्वालिटी अच्छी थी वैसी लेकिन आम आदमी की जिंदगी बेहतर कोई ना थी सी वो वेले थी सी जेड़े वेले तुसा ग्रास रूट लैवल ते गवर्नेंस को बेहतर करे सो अपनी ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करे सो ते
आवाम दा एतमाद तुहाडी हुकूमत ते ब्यूरोक्रेसी ते आसी। एक आम आदमी जिसलै तुस एह् गल्ल करदे हो कि मुल्तान, एक मैं मिसाल लैंदा मुल्तान सिटी दी गवर्नेंस मूव अच्छी है, हर इदारा अपना प्रॉपरली काम करदा पे, लेकिन जिसलै एक आम आदमी दे कि यार एक जड़ा मजबूत ते ताकतवर बंदा है उनकी कोई शे अगर गुम थी वजे तो उनको टाइमली मिल वेंदी है और वो मतलब दे आर वेरी रिस्पैक्टेबल फॉर अस, मैं वो नहीं गल करदा पिया। बट आम आदमी तो सोचेंदे ना कि यार मेरी अगर कोई शे चोरी थी वेंदी है तो मैं तो सारी जिंदगी थाने कचहरी दे चक्कर ही खासा वधा, मेरे को तो कुछ ना मिलसी, तो ताकतवर दी शायद वो फौरन आ वेंदी है, तो गवर्नेंस क्या पोजीशन पीछे? सर मैं तो इंदा जाती मेरे नाल शिकार होया, मैं बड़ी मेरी एक तुसें डिठी उसी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई इंदे ते कि मेरा अपना आईफोन चोरी थी आ ते 2 दिन च अफगानिस्तान पहुंच गया। अच्छा, यानी तुसें सोचो मुल्तान शहर दे विच इतना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जड़ अपनी बना चुका है कि एक शहर चोरी थींदी है तो 2 दिन च अफगानिस्तान चली वेंदी है। ई गाल दा शायद कोई 1-2 मिलियन लोगों ने वो वीडियो को देख दा, लेकिन माशाल्लाह वो सारी ब्यूरोक्रेसी के कान तक नहीं पहुंची। पिछले 2 महीने तो कहीं तरद्दुद नहीं किया कि अस ई गाल को ट्रांसफॉर्म करूँ। तो तुसां सोचो कि आम आदमी दा जिंदी आवाज़ कोई नहीं, जिदा कोई ताल्लुक नहीं या वो सोशल मीडिया तक नहीं पहुँच सकता, उनकी क्या हालत हो सी। मैं समझदा मुल्तान दे जेड़े मसाइल हैं उन्हां दे विच ए लॉ एंड ऑर्डर ते इस तरह की स्नैचिंग या इस तरह के छोटे मामला जड़े हैं इन्हां को अस एड्रैस नहीं पे करें, ये भी काफ़ी ज़्यादा जड़ पकड़ चुके हैं। इन्हां दी भी बेहतरी की लोड़ मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ इस वास्ते नहीं मैं आदा पिया कि मैं आप उनका शिकार थी, अस रोज़ दी जनरली रोज़ एक कहानियाँ सुनते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा अगर तुस आखो कि सब तो ज़्यादा लोड़ है कम कितनी भी बेहतरी दी, तो मैं समझदा वो तुहाडी ब्यूरोक्रेसी है जिथा बहुत ज़्यादा कम की लोड़ है। मैं ये नहीं आता कि वो काम नहीं पे करेंदे, लेकिन मेरे को लगता है कि हाली बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। होंदा क्या है कि ब्यूरोक्रेसी ऐसी कमेटीज़ बना देंदे हैं जेड़ी भी एग्जिस्टिंग हुकूमत हो सी उनके नुमाइंदे उहदे विच पा दे सन। हुण वो तारीफ ही करे सी ना हुकूमत दी, वो मजबूर है। तुसां अगर उनदे विच सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा पाओ, तुसां उनदे विच यूथ का नुमाइंदा पाओ, तुसां उनदे विच तुहाडे जे सहाफ़ी या तुहाडे जे एक्टिविस्ट पाओ जेड़ा तुहाकू वाकई शीशा दिखा सके कि जी सर तुहाकू खुश करना मकसद कोई नहीं, नाराज़ न थी वह, लेकिन हकीकत ये पे थी है। बिल्कुल उनकी बड़ी ज़रूरत है कि तुहाडी जेड़ी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, चाहे वो पीस ते हैं, चाहे वो लॉ ते हैं, चाहे वो डिवेलपमेंट ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ते हैं, उन्हां दे विच ऐसे न्यूट्रल लोग होवें, एक्सपर्ट्स होवें जेड़े तुहाकू वाकई ही ग्रास रूट की गल दस सकें, ना कि वो लोग जेड़े सिर्फ हुकूमत का हिस्सा हैं उन्हां को सिर्फ ई गल तो फर्क पौंदा है कि मेरे हल्के दा इंदे विच कितना फंड है, DC साहब तुसां क्या कीता। ठीक है वो भी लाजमी कर रहे, लेकिन ये देखो कि जेड़ा तुहाडा वोटर कोई नहीं उनकी आवाज़ कौन है। सही गल है। तो ये गाल को इन जनरल घिनना पोसी सकूँ वाली बेहतरी आ सकती है। अच्छा, ये जो हमारा नौजवान है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है और वो आवाज़ भी बुलंद करते हुए नज़र आता है, लेकिन देखा जाता है कि बहुत से फिर लोगों को दाएं बाएं भी किया जाता है। तो क्या स्टिल अभी भी वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली कहानी है हमारे यहाँ या कदगन है? मुश्किल सवाल किया आपने लेकिन मुझे लगता है ये भी एक एवोल्यूशन है, क्योंकि ये जो पावर ऑफ सोशल मीडिया इस वक्त है ये इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं की गई थी। बिल्कुल। इसने इतना ज़्यादा शायद पहले कभी भी वोटर टर्न आउट या वोटर डिसीजन या फाइनल डिसीजन ऑन द डे ऑफ वोटिंग नहीं किया था, बट इस दफ़ा अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये समझते हैं कि हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। मसला तब आता है जब आप इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में दूसरे की पगड़ी उछालते हैं, दूसरे की इज्जत पामाल करते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उसकी कोई इखलाकी बाउंड्रीज सेट कर लें कि जी हमें इखलाकियात के इस लेवल से नहीं गिरना चाहिए, इनफैक्ट किसी भी लेवल तक नहीं गिरना चाहिए, लेकिन इखलाकियात से गिरी भी अगर हम कैंपेन ना करें और ख़ास तौर पे हम किसी को टारगेट बना के नैरेटिव सेट ना करें,
मुझे ये बताएं कि हम सोशल मीडिया को राइट्स की एजुकेशन के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? हम सोशल मीडिया को, अभी हम जनूबी पंजाब के सूबे की बात कर रहे थे, उसके नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सही। हम यहाँ पर कितनी बजट एलोकेशन हुई, कितनी बजट एलोकेशन वापस चली गई, उसको क्यों इख्तियार नहीं करते? मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का भी जो एक वेपन है ना, इसका ट्रिगर भी दबाने से पहले इसका असर भी उतना ही होता है जब आप किसी और वेपन का करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स दैट यू कंडेम द सिचुएशन के जिसमें इसको एज अ वेपन यूज़ किया जाता है। आई कंडेम बोथ द सिचुएशंस, जहाँ पर भी कोई एक्सट्रीम स्टेप हुआ, सही, चाहे वो इस तरफ हो कि उसने एक्सप्रेशन में उसका एक्सट्रीम स्टेप लिया, या फिर वो स्टेप जिसने ऑप्रेस करने के लिए उसका एक्सट्रीम किया। मुझे लगता है कि हमें दरमियान में ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, ऐसी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए जहाँ पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का भी एक रास्ता होना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि कौन सी बात, अब आप देखें ना, फॉर द सेक ऑफ नैरेटिव हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारे दुश्मन मुल्कों में हेडलाइंस की सूरत में चल रही होती हैं। अब आप मुझे बताएं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला जाता है? वो जब आपके मुल्क को ही नुकसान पहुँचाने लग जाएगा तो मैं उस साइड को भी कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा। जब इस तरह से क्रैक डाउन किया जाता है और फिर उसमें जो भी नरगे में आता है उसको उठा लिया जाता है, तो उसकी अगर हम दूसरी साइड देखें तो जो हमारी जेन्युइन यूथ है वो फिर डिसअपॉइंट हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तो इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाती है? मुझे लगता है कि जिस चीज़ को मैंने शुरू में कहा बदलने की ज़रूरत है, शख्सियत पसंदी की पॉलिटिक्स में, ठीक है, मुझे लगता है कि उन लीडर्स पर जाती है जो इस नैरेटिव को शेप करते हैं। मुमकिन है कि वो शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए पोलराइज करके अपना फ़ायदा हासिल कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लीडर होता है उसने जहन साजी करनी होती है, उसने तरबियत करनी होती है, उसने कौम को अपनी औलाद की तरह लेकर चलना होता है। अगर मैं अपनी औलाद को ही ये सिखा दूं कि गिरबान पकड़ लो तो काम नहीं चलेगा। मुझे ये बताना है कि अगर आप मेरी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहे तो उस इख्तलाफ राय को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। आप और मैं ज़रूरी नहीं है कि किसी एक बात पे मुत्तफिक हों, लेकिन क्या हम दोनों इख्तलाफ करते हुए भी एक दूसरे की इज़्ज़त को बरकरार रख सकते हैं, या फिर हम इख्तलाफ राय को बरकरार रखते हुए अपने अपने ओपिनियन के साथ एक दूसरे की इज़्ज़त कर सकते हैं? गलत और जो है उसका और सही का जो फ़र्क है उसकी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप अगर किसी को गलत समझते हैं तो हो सकता है कि वो अपनी कहानी में ठीक हो, तो आपको एम्पैथी दिखानी है दोनों साइड्स को। ठीक है। वो जो यूथ पोलराइज गुफ्तगू करती है उसको भी ये देखना है कि मैं ऐसी कौन सी हरकत करता हूँ जिसकी वजह से मुझे मेरे पे सख्त एक्शन लिया जाता है, और दूसरी साइड पे ये देखना है कि ये इस नहज तक पहुँचा क्यों है कि ये इतनी सख्त गुफ्तगू कर रहा है, तो उसके मरहम भी रखे जाए तो शायद वो ठीक हो जाए। तो दोनों साइड्स पे काम करेंगे। बिल्कुल, ऐसे बड़ी बैलेंस्ड आपने स्टेटमेंट दी है। आप ज़्यादातर यूथ में रहते हैं, आप आते जाते रहते हैं, यूथ के ज़्यादातर मसाइल किसको लेके हैं? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो एप्रिसिएशन का ना होना, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए वो उन तक ना पहुंचना, और जब वो अपने सामने देखते हैं कि वो मेरिट पे जो चीज़ हो सकती है वो उसको नहीं मिली, और किसी इन्फ्लुएंस की वजह से या किसी कनेक्शन की वजह से किसी और के पास चली गई है, तब वो उसको फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है। ये एक मसला है। उसके अलावा जो उसकी मर्ज़ी है, मैं एक मिसाल छोटी सी देता हूँ। आपने कहा आईटी का दौर है, मुझे बताएं कि मुल्तान में कितने आईटी पार्क्स बनाए गए? ना होने के बराबर, कुछ भी नहीं है। आपने लाहौर में एक बना दिया या दो बना दिए। तो इसी तरह वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस तक जिसका वो एक बुनियादी हक रखता है उस तक ना पहुँचे तो फिर यकीनन मसला आएगा। तो मुझे लगता है ये जो अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है वो, और सबसे ज़्यादा मेरी राय को ना सुना जाना,
मेरी राय को ना माना जाना शायद दूसरा स्टेप है। पहली स्टेप में मेरी राय को ना सुना जाना जो है वो बहुत मुझे फ्रस्ट्रेट करेगा या मेरे अंदर गुस्सा लाएगा। तो सुन लेना, अप्रिशिएट कर देना और फिर गाइडेंस दे देना वो बड़ा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि, और मैं इस पे बहुत डेलिबरेटली अब काम भी कर रहा हूँ, मज़ीद भी करूँगा, कि हमने अब तक जो है वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं जो इंस्पायर कर सकती हैं, उनको अपनी यूथ के साथ या अपने मुल्क में नहीं शेयर किया। अभी भी मैं आपसे पूछूं ना तो आप कायद आज़म, फातिमा जिन्ना, ईदी साहब, इन 4-5 नामों के बाद आप रुक जाएंगे। आपको नहीं पता होगा कि KPK में और दूर दराज इलाकों में, बलूचिस्तान में, वहाँ की ख़वातीन में, सिंध में, पंजाब में हज़ारों ऐसी स्टोरीज़ हैं जिनको आप अगर स्टोरी के तौर पर शेयर करें, सक्सेस के तौर पर शेयर करें, इंस्पिरेशन के तौर पर शेयर करें। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू आर रेजिंग। अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया में देखें तो वहाँ पे ये कल्चर बहुत ज़्यादा आम है। इस कल्चर को हमें यहाँ पे प्रमोट करने सर, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, आप श्रीलंका में देखें, वो छोटी छोटी जो उनकी स्टोरीज़ है या मोटिवेशंस हैं, IT सेक्टर के नाम देख लें। आपके अगर दुनिया के बड़े बड़े सेक्टर्स में उनके CEOs लगे हैं तो उनका ताल्लुक बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है। इसी तरह से हम जैसे, आप जैसे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले घरानों से है। क्या है कि उनकी स्टोरीज़ को अब वो सुनाते हैं, उनकी स्टोरीज़ को सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं। हम चंद कहानियों के अलावा अब तक निकले ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, वो चेहरे और वो कहानियाँ ज़्यादातर हमें बतानी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हो सकें और अपने काम को पॉजिटिव साइड तो यूथ को लेके अप्रिसिएशन नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी उन तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। अच्छा, एक तो पहला मेरा सवाल ये है कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो अब तक प्रॉब्लम ही क्यों है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट यूथ का इस वक्त ना होना वो भी एक प्रॉब्लम है। ओके, वो एक एक्सक्यूज को लेकर उसी के गिर्द घूमते रहना ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी वो खुद से कोई स्टार्टअप नहीं करते। देख, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है ना। मैं समझता हूँ कि अब शायद कुछ बेहतर हुआ है। आप देखें कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स, रेस्टोरेंट्स, स्पोर्ट्स एरिनाज या कार्ट फूड्स, इस तरह की चीज़ें, या ऑनलाइन डिलीवरीज। अब आप देखें, जब से नए स्टार्टअप्स शुरू हुए आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली गुफ्तगू कम सुनने को मिली होगी। क्या है कि इनोवेशन आई है। अभी तो हमारे पास उस इंफ्रास्ट्रक्चर की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो फिर भी ये वंडर करना शुरू कर दिया। सोचें कि अब आपने कहा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो दोनों साइड रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, हमारे तालीमी इदारे भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ डिग्री देते हैं। हमें डिग्री से आगे बढ़ना होगा। दुनिया इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में बहुत आगे जा पहुंची है। सही है। डिग्री शायद बहुत आपकी जो तरबियत साजी है उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको जो स्किल देना है वो टेक्निकल स्किल देना अब पड़ेगा। आपको AI लाना पड़ेगा। आपको जो डिजिटल करेंसीज़ हैं, आपको जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी इकोनॉमीज़ में, उसकी तरफ यूथ को लाना पड़ेगा, ताकि उन्हें ये भी पता चले कि इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा भी कैरियर्स हैं जहाँ से अब दुनिया आगे बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल नैरेटिव की अगर हम बात करें, जब भी कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है तो ये टिकटॉक और यूट्यूब पे ज़्यादा इसको प्रमोशन मिलती है, और क्या ये नैरेटिव सिर्फ टिकटॉक और यूट्यूब का ही सिर्फ रह गया? मुझे लगता है कि आपको ना वक्त के साथ जो नए टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे, वो स्पीड आप कैचअप नहीं कर सकेंगे। तो अब जो कन्वेंशनल मीडिया है या ट्रेडिशनल मीडिया है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ हमारा जो सोशल मीडिया, जिसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक आ गए, उस पे अब ख़बर जितनी तेज़ी से फैलती है, और उसकी भी एक अच्छी साइड ये है कि आप बहुत इन्फॉर्म्ड रहते हैं, दूसरी साइड ये है कि रिसर्च छोड़ भी तो रहते हैं ना, मिस इन्फॉर्म्ड भी रहते हैं, और आपको जो फेक न्यूज़ है वो बड़ी आसानी से ट्रैवल करती है।
तो यहाँ एक बहुत बड़ा गैप है जो एड्रेस करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है हमारे हुकूमती रियासती रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं, उनकी अगर मेरी भी है, अगर मैं रिसर्च ही नहीं करूँगा, फैक्ट चेक ही नहीं करूँगा और मैं कहूँगा कि जी मुझे तो खबर मिल गई थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आई बात पे यकीन कर लेना नहीं है। जैन साहब किसी ख़ास नैरेटिव को रोक लेते हैं सोशल मीडिया पे, आगे नहीं वो जाया जा सकता, लिमिट लगा देते हैं, तो क्या फिर फेक न्यूज़ पर लिमिट नहीं लगाई जा सकती, या उसको फ़िल्टर करने का कोई तरीक़ाकार ही नहीं है गवर्नमेंट के पास? मुझे लगता है कि उसको फ़िल्टर करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है, आप शेयर का बटन दबा देते हैं, लेकिन उस शेयर का इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत सैकड़ों हज़ारों में हो जाता है। उसकी निस्बत अगर हम कोई फैक्ट चेक लगाएं और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ कराया जाए, यकीनन अभी है लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिसपे आपको ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़ का भी पता चल सके। तो वो जो नैरेटिव, जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर है, जो व्यूज़ का या क्लिक्स हासिल करने का जो कल्चर है, उसकी मुझे लगता है कि हमें देखना होगा कि उसको कम किया जाए, क्योंकि हम अपनी ख़बर बेचने के चक्कर में बहुत सनसनी फैला देते हैं, और जब हम सनसनी फैलाते हैं तो वो वायरल करने के चक्कर में, व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में हम बहुत नुकसान कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी वो इनडायरेक्टली हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचता है, हमारे इमेज को नुकसान पहुंचता है। तो ना सिर्फ ख़बर फैलाने वाला बल्कि उस खबर को कंज्यूम करके बग़ैर रिसर्च किए उसको शेयर करने वाला भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना उसको फैलाने वाला है। एक तो आप हमें ये बताएं कि आने वाले दौर में आप यकीनन आपने हिंट दिया कि अब आप पॉलिटिक्स में भी आएंगे, किस पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको किसी पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो फिर आपका जो कोर होगा वो क्या होगा? पहली तो बात यह है कि मेरी गुफ्तगू से आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया है, मैं इसकी अब यही कर सकता हूँ कि इसकी तरदीद नहीं करूँगा, लेकिन कोर जो है ना, मुझे लगता है वो ये जो मैंने झंडा लगाया, ठीक है, कोर यही है। सही। अगर मेरे इस वक्त सबसे बड़ा अगर मफाद है तो वो मुल्क की मफाद है। बस कोई भी अगर मुल्क की मफाद पहुंचा रहा है, मुल्क के मफाद में काम कर रहा है, हमें उसके हाथ मजबूत करने होंगे, नौजवानों को उसके साथ खड़ा होना होगा रिगार्डलेस। मैं अब तक पॉलिटिकल रहा हूँ तो इस गुफ्तगू में भी मैं इस बात को इसी तरह ही करूँगा कि हमें ये देखना है कि मैनिफेस्टो कौन सा ऐसा है जो पहले हमारे मुल्क को मफाद पहुंचाता है, हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर लाता है, हमारी इकॉनमी को मजबूत करता है, और फिर उसके बाद जो हमारी रीजनल प्रायोरिटीज़ है उसको फुलफ़िल करता है। एंड देन हमारी कम्युनिटी की जो हमारे इलाके की, हमारी शहर की, हमारी यूसी की, हमारे वार्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करता है। आई थिंक फ़ैसला उसी तरफ होना चाहिए, और जिसका भी फोकस यूथ को एजुकेट करने में टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, इमेज बिल्डिंग ऑफ द कंट्री होगा, मुझे लगता है हमें उसके हाथ में। मेरे ख्याल में कोई ऐसी जमात नहीं है जो यूथ का नारा ना लगाती हो। तो हम खुद नहीं, वो बिल्कुल सब लगाते हैं, लेकिन आप ये देखें कि फिर वो यूथ को पार्टिसिपेशन कितनी देते हैं। आप फिर ये कौन सी पार्टी यूथ को पार्टिसिपेशन दे रही है आजकल? अब कहने को तो आप सब पार्टियां कहेंगे कि हम दे रही हैं इस वक्त। मुझे लगता है अगर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जाए तो मुझे लगता है कि आइए तमाम पार्टीज़ में यूथ को अच्छे मौके देने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो प्रेशर बहुत था जो मैंने बात की, लेकिन मज़ीद करने की ज़रूरत है। आइडियोलॉजिकली आप किस पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं? आइडियोलॉजी की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि अगर आप एक पार्टी का नाम मुझसे इस वक्त लेना चाह रहे हैं तो मैं इस वक्त इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके तमाम साइड पर कनेक्शंस हैं, तो ठीक है, बट हाँ वो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी ना हो और आप एज अ वोटर आइडियोलॉजी के बगैर वोट करने चले जाए। मेरा सिर्फ जो फोकस अब ये है और आने वाले वक्त में भी ये रहेगा कि नौजवानों को एजुकेट करने वाली पार्टी हो, नौजवानों की तरबियत करने वाली पार्टी हो, और शख्सियत पसंदी से निकलकर हमें मुल्क की मफाद को जो बेहतर करती हो, मुल्क को मजबूत करती हो, वो पार्टी हो, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। फिर तो एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी मेरे ख्याल से, जैसा नजर ज़रूरी नहीं है जिनको पार्लियामेंट के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन मिले, जिनको बल्दियात में भी रिप्रेजेंटेशन मिले, जिनको सेनेट में भी रिप्रेजेंटेशन मिले, तो ऐसा तो मेरे ख्याल में कोई पार्टी फ़िलहाल नज़र नहीं आती जो नहीं, ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर
पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कुछ बेहतरी लाई जाए और इस तरह का मिक्स किया जाए कि वो नौजवान भी उसमें शामिल हों, उसमें ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन भी हो और उसका एजेंडा वन पॉइंट हो कि वो मुल्क को आगे लेकर चलेगा अपनी नेक नियति के साथ, और इस नौजवान को जिसको मौके चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, वो देगा। मैं समझता हूँ कि एग्जिस्टिंग पार्टीज़ में भी हो सकता है, कोई उसकी नई सूरत लानी हो उसमें भी हो सकता है, लेकिन वक्त आ गया कि ये होना चाहिए। यू आर वेरी होपफुल अबाउट इट। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। सर ये बताएं कि यूथ को जब हम पॉलिटिक्स में, मतलब जब वो इन होगी जैसा कि आप हो रहे हैं, और आने वाले यूथ को भी आपने ज़ाहिर मशवरा देना है, तो उन्हें स्ट्रीट पॉलिटिक्स की तरफ से एंट्री लेनी चाहिए या इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स? दोनों। मुझे लगता है कि अगर वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है और वो रोज़ाना के जो उसके मसाइल है उससे नहीं आगाही रखता, तो फिर वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जब पॉलिसी बन रही होती है, क्योंकि मैंने अपने कैरियर में ये दोनों साइड्स पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, यूथ इंगेजमेंट के लिए ग्रास रूट लेवल पर, एंड देन जो हमारी पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है असम्बली में, उसमें जो लेजिस्लेशंस होती हैं, उसमें जो बिल पास होते हैं, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है मुख्तलिफ़ इदारों के साथ। तो मुझे लगता है कि जिसके पास इन दोनों साइड्स का नॉलेज है और जिसके पास ये स्किल है कि वो यहाँ की ख़बर रखता है, यहाँ का दर्द समझता है और उसको ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखता है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है और उस गुफ्तगू को सिर्फ गुफ्तगू नहीं रखता, पॉलिसीज़ में शेप करता है और बिल्स की सूरत में, आइन की तरमीम की सूरत में और कानून साजी की सूरत में, मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट फिट होता है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल लीडर। हमें उसकी तरफ देखना होगा और ऐसे लोगों को इनकरेज करना होगा कि जो इस स्किल को, और यकीनन ये स्किल तालीम से आ सकता है और लोगों के साथ कनेक्शन के साथ, जो अवाम ग्रास रूट के अवाम है उसके साथ कनेक्शन के साथ आ सकता है, तो हमें इसका मिक्स चाहिए होगा। आपकी एंट्री तो समझ आ सकती है, आप एमपीए के थ्रू या एमपीए के इलेक्शन या एमएनए के इलेक्शन के थ्रू एंट्री मार सकते हैं। एक ऐसा आम बंदा, एक ऐसा यूथ जो आपकी ही तरह का काम कर रहा होगा और उसके पास वो वसाइल नहीं होंगे, तो उसकी एंट्री कैसे मुमकिन होगी और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपने कह दिया, आपकी मेहरबानी है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। इवन फॉर मी, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है या होगा। सिर्फ आपको अपने आप पर यकीन होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू में की थी कि अपने स्किल पर यकीन होना चाहिए और प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए। उस प्रोसेस को अगर हम वायलेट करेंगे या उस प्रोसेस को हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मुमकिन नहीं है। और फिर अल्लाह की ज़ात पे इस बात का यकीन होना चाहिए कि अगर मेरी नीयत साफ़ है, अगर मेरी नीयत खिदमत की है, अगर मेरी नीयत मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने की है, तो इस फ़ैसले में या इस काम में बरकत ज़रूर डलेगी। तो मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई मुश्किल होगी। न मैं बचपन से ये लेकर पैदा हुआ हूँ और ये काम करके ही, मेहनत करके ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, तो इस मुल्क के में रहने वाला हर नौजवान कर सकता है। आज की जो यूथ है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको अपने पोटेंशियल को समझना होगा, उनको इस बात से निकलना होगा कि उनको कोई ऐसी ताकत आकर प्लेट में रख कर कुछ देगी जिससे वो आगे बढ़ेंगे और फ्लाइट लेंगे। इट्स द अदर वे अराउंड। ठीक। यूथ हमारी मेहनत करके, इनोवेशन करके, नए आइडियाज़ पे काम करके, सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ काम करके, बहुत बड़े नंबर्स के साथ, बहुत बड़े स्केल पर ये काम करेगी, तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली फ्लाइट लेगा, हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगी, हमारी हर इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। इसकी रीढ़ की हड्डी हमारा नौजवान है। या इकानमी का तज़किरा आपने बार बार किया है, इकानमी को बेहतर करने के लिए कोई 2-3 बड़ी सजेशंस आपके यहाँ जो हों? मुझे लगता है कि वैसे मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन सिंस हम इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें टैक्स देने की ज़रूरत है। टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार तबके से लिया जाता है। yes. जो
जिनसे वाकई ही टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए वहाँ से नहीं होती। इसी तरह बहुत से इदारे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उन रिफॉर्म्स को अभी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की गुफ्तगू हुई है, कमर्शलाइजेशन की बात हो रही है, मुझे लगता है उस पे ज़ोर दिया जाना चाहिए। ऐसे वायबल रेवेन्यू जनरेशन के आइडियाज़ लाने चाहिए जिससे वाकई ही कंट्रीब्यूशन की जा सके टुवर्ड द इकोनॉमी, बजाय इसके कि आप उनको चलाने के लिए सब्सिडी देते रहें। सब्सिडी के नाम पे अगर आप मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बड़ा चंक और ख़ास तौर पे गवर्नेंस ऐसी बेहतर एफिशिएंट करनी चाहिए कि आपको क्या ज़रूरत है 10 लोगों का फ्लीट लेकर जाने की, वहाँ पर अपने वसाइल लगाने की। तो इस तरह की चीज़ों की रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और दूसरा, हमें टूरिज़म पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जितना खूबसूरत, मैंने तकरीबन दुनिया के 32 मुल्क घूमे होंगे, मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क से ज़्यादा खूबसूरत कहीं पर भी इलाके हैं। तो टूरिज़म को बूस्ट करें, वहाँ पर आपकी होटल की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा। उसके साथ साथ एक्सपोर्ट में हम क्या काम कर सकते हैं? एक्सपोर्ट में देखें आप, बहुत ज़्यादा इस वक्त हम जिस खित्ते में बैठे हैं, मुझे बताएं, अगर इतना एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हमारा किसान हर फसल पर परेशान दिखाई देता है और रोड पर अपनी गंदम को लेकर बैठा होता ना है। वो रेट तय कर सकता है, ना वो मार्केट उसके पास। सोचे, और हम कहने को एग्रीकल्चर मुल्क हैं। तो वो रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है जिससे इस ग्रास रूट को भी फ़ायदा और फिर वो इतना इनेबल हो सके कि हम इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, ना कि एक्सपोर्ट फॉर द सेक कि हम वापस महंगे दामों से वहाँ से ख़रीदें। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अभी आप एम्बिशियस हैं, दैट्स वेरी गुड साइन एंड गुड थिंग। आप सिस्टम में इन हो जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे और यकीनन खिदमत भी करेंगे। लेकिन आमतौर पे होता ये है कि जो भी सिस्टम में इन हो जाता है तो फिर वो सिस्टम जैसे चल रहा होता है उसी का पार्ट ही बन जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपकी बात दुरुस्त है, मैं इसे इत्तफाक करूँगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी हैं कि वो उस तरह से अपने, ये गुफ्तगू फिर बाद में ये इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इंसान कोशिश कर करके ये जवाब देना शुरू कर देता है कि देखो मैं अपने हिस्से का तो कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि जब वो ये जवाब देता है तो कहीं ना कहीं हल्की सी उसमें नाउमीदी आना शुरू हो जाती है कि अच्छा यार, मैं अपने हिस्से का कर सकता हूँ, मैं अब सबको तो नहीं बदल सकता। मुझे लगता है कि इतना एम्बिशियस होना ज़रूरी है कि आप इस अलम को हमेशा उठाए रखें कि तब्दीली, बेहतरी मेरे कुछ करने से ही आएगी। सही। अगर मैं रुक जाऊंगा तो पहला स्टेप ही रुक जाएगा। तो अगर अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मुश्किल है, बहुत सी रुकावटें आती हैं, आप डीमोटिवेटेड भी होते हो, फेलियर का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है उसको बार बार करते रहने से उस मसल को तभी बिल्ड, एक्सरसाइज जब आप करते हैं मसल तभी बिल्ड होता है जब आप उसको बार बार उस पर जोर लगाते हैं। तो मुझे लगता है वो जोर लगाते रहना चाहिए, तभी वो मसल बिल्ड होगा। अगर आपको इस वक्त दुनिया की 8 अरब आबादी पूरी की पूरी देख रही है और कहने को आपके पास सिर्फ एक जुमला हो तो क्या होगा? 8 अरब आबादी अगर देख रही है तो मुझे लगता है कि मैं ये पैगाम दूंगा कि इस दुनिया को हमें एक ऐसी दुनिया बनाना चाहिए कि जब हम जाएं और आने वाली नस्ल जब इसमें रहे तो वो ये कह कर जाए कि जाने वाले इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत दुनिया देकर गए हैं, हमें इसमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना है। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज के जो दुनिया की लीडरशिप है वो जो काम कर रही है वो शायद आने वाली नस्ल उन्हें माफ़ नहीं करेगी। मुमकिन है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उसका जवाब देने की ज़रूरत है, मुझे ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत है। दैट्स वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जैन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जज़ाकल्लाह। थैंक यू।